एक पल के लिए दोनों ही चुप हो गए थे। तभी अक्षराज का फोन अचानक से बजने लगा। उसने फोन उठाया और कुछ सुनते हुए कहा, ठीक है हम आते हैं। अक्षराज ने धृति को अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, ख्याल रखना अपना, हम फैक्ट्री जा रहे हैं। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और अक्षराज वहां से जाने को मुड़ा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने वापस धृति की तरफ घूमते हुए कहा, हम प्रैक्टिकल थैंक यू का इंतजार करेंगे धृति। ये सुनते ही धृति की आंख बड़ी हो गई और ये देखते ही अक्षराज ने अपनी एक आंख विंक की और चला गया। उसके जाते ही धृति के चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट छा गई। उसने खुद को सेल्फ हग करते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, हम भी आपकी स्मेल से आपको पहचान सकते हैं अक्ष। It's the best feeling for her when she smells like him after their every adorable hug greater than गुना गुना गुना। अक्षराज ने अपनी गाड़ी एक बड़े से गोदाम के सामने एक झटके से रोकी। उसके रुकते ही रघु उसके पास आया और बोला, भैया वो आदमी मिल गया है जो कल रात आपका और भाभी का पीछा कर रहा था। अक्षराज जो अभी अपने ब्लैक कुर्ते और जीन्स में था, उसकी कातिल काली आंखें ब्लैक शेड से छुपी हुई थी। वो अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए गोदाम के अंदर जाने लगा। रघु भी उसके पीछे पीछे अंदर जा रहा था। गोदाम देखने में बहुत पुराना लग रहा था, साथ ही डरावना भी। हर तरफ खून की बूंदें बिखरी हुई थी, मानो आज से पहले भी कई दफा ये गोदाम ऐसी क्रूरती का इकलौता गवाह बना हो। अक्षराज अब लगभग गोदाम के बीचों बीच खड़ा था। उसके सामने एक शख्स रस्सी से बंधा हुआ था। वो हवा में लटका हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह कट के निशान थे, मानो उसे बहुत मारा गया हो। ये देखते ही अक्षराज के माथे की नसें चटक गई। उसने उस शख्स को ऊपर से नीचे देखा और फिर अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। अक्षराज ने अपने चश्मे को उतारते हुए साइड रख दिया और अब उसकी काली गहरी आंखें उस शख्स को एकटक घूरे जा रही थी। उस शख्स की नज़र जैसे ही अक्षराज की आंखों से मिली, वो डर से कांपने लगा और खुद को इधर से उधर हिलाने लगा। उसके मुंह में एक कपड़ा डाला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी चिक तक नहीं निकल पा रही थी। अक्षराज ने अपने एक आदमी को इशारा किया और वो आदमी उस शख्स चेहरे के पास जाते हुए उसके मुंह से वो कपड़े निकल फेंका। अब बोल, क्यों कर रहा था हमारा पीछा? अक्षराज की आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। बड़े ठाकुर माफ कर दीजिए, हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमको वो लोग मरने का धमकी दे रहे थे। माफ कर दीजिए बड़े ठाकुर, ऐसी गलती कभी नहीं होगी, उस शख्स ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। अक्षराज और धृति कल जब एनजीओ इवेंट के लिए जा रहे थे, तब अक्षराज की नज़र एक बाइक पर पड़ी थी जो उसकी कार के पीछे से कब से थी। ये बात नोटिस करते ही अक्षराज ने रघु को मैसेज किया और अगले 10 मिनट के अंदर रघु ने उस शख्स को बाइक समेत उठा लिया था। अगर वो अकेला होता तो वो उसका वक्त है 6 की 6 गोलियां उसकी खोपड़ी में उतार देता, पर उसके साथ उसकी जान से भी ज्यादा कीमती उसकी बीवी बैठी थी। वो एक पल के लिए खुद की जान दांव पर लगा सकता था, पर वो धृति के एक भी खरोच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अक्षराज ने वापस उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, जान तो हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, अब बताओ क्या करें तुम्हारे साथ? मालिक छोड़ दीजिए, कभी आपको मेरा ये शकल तक नहीं दिखेगा, माफ कर दीजिए बड़े ठाकुर, वो शख्स जोर जोर से रोते हुए बोला। ये सुनते ही अक्षराज एक झटके से अपनी सीट से उठा और रघु को कुछ इशारा करते हुए वहां से निकल गया। रघु समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। गुना गुना गुना। करीब 1 घंटे बाद फैक्ट्री। आपने उसको जाने कैसे दिया? हमको तो मन कर रहा था वही उसका जान ले ले, सा लेने आपको धोखा दिया। रघु गुस्से से अक्षराज के केबिन में घुसते हुए बोला। अक्षराज ने एक नज़र रघु को देखा और फिर से अपने काम में डूब गया। मन कर रहा है उस बेगम साहिबा को उसकी एक चौधरी महल में घुसकर मार दे, रघु गुस्से से तिल मिलाते हुए बोला। अक्षराज ने फिर उसे इग्नोर किया और अपने काम में लग गया। भैया आपको क्या हुआ? आपको गुस्सा काहे नहीं आ रहा? रघु ने इस बार अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि आज हम खुश हैं, अक्षराज ने सिंपल सा जवाब देते हुए कहा। रघु की आंख छोटी हो गई और फिर बड़े होते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से अक्षराज को उसकी सीट से उठा दिया और उसके गले से लगते हुए बोला, मुबारक हो भैया, आप पापा बनने वाले हैं, और हम चाचू, हम भी बहुत खुश हैं। आपको पहले बताना चाहिए था ना, हम अभी पूरे बेगूसराय में लड्डू बंटवा देते हैं। अक्षराज की आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसके दोनों गाल लाल हो गए। वो फालतू का गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज उसने धृति को गिफ्ट दिया था। ऊपर से कल रात की खुमारी अब भी उसके रोम रोम में बसी हुई थी। और बात थी उस शख्स की, तो उसने पहले ही उसके ऊपर आदमी लगाए हुए हैं और अब वो शख्स सीधा जाकर बेगम साहिबा से मिलेगा और उसके बाद अक्षराज के आदमी उसे फिर से पकड़ लेंगे और इस बार अक्षराज के हाथ लगेगा सबूत। उसने सब प्लान कर रखा था, इसलिए उसे गुस्सा नहीं आ रहा था।
पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये बात है कि वो आज खुश है, इसका मतलब रघु ये निकलेगा वो पापा। हाँ, ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी, लेकिन अभी वो धृति के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था, अभी उससे बहुत कुछ निपटना था। भैया, हम आपके लिए बहुत खुश हैं। हमको पता नहीं था कि ये सब इतना जल्दी होगा। आप इतना जल्दी हमको चाचू बना देंगे। ऊपर से आप हमको अभी बता रहे हैं हम अभी एक बम्पर पार्टी का इंतजाम करते हैं। आखिरी अक्षराज ठाकुर की खुशी में पूरा बेगूसराय शामिल होगा। रघु की एक्साइटमेंट उसकी आवाज से पता चल रही थी। आपने भाभी को डॉक्टर से दिखाया? नहीं तो हम अभी वो डॉक्टर, क्या नाम था उसका? हाँ, तृप्ति को बुलावा लेते हैं हवेली, उसका नंबर है हमारे पास। ये कहते हुए रघु ने अपना फोन निकाल लिया था। रघु की प्लानिंग सुन अक्षराज की आंखें लगभग बाहर आ चुकी थी। उसने जल्दी से रघु के हाथों से उसका फोन छीना और उसे शॉक्ड होकर देखने लगा। क्या हुआ भैया? आपको तृप्ति से नहीं चेक करवाना? कोई बात नहीं, हम अभी हॉस्पिटल से डॉक्टर उठवा कर लाते हैं, रघु ने अक्षराज को देखते हुए कहा। और इतना कहते ही वो जल्दी से केबिन से निकलने लगा, पर तभी उसे अक्षराज की तेज आवाज आई, रघु जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, और तुम चाचू भी नहीं बन रहे हो। ये कहते हुए अक्षराज ने लगभग शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही, ये बात सुनते ही रघु के कदम अपने आप रुक गए और उसके चेहरे पर आई स्माइल अब जा चुकी थी। वो अक्षराज की तरफ मुड़ा और उसको देखते हुए हैरानी से बोला, क्या भैया? पर आपने तो बोला कि आप खुश है। हाँ, तो हम खुश हैं, अक्षराज ने जल्दी से अपना जवाब दिया। तो हम चाचू बन रहे हैं ना? रघु ने वापस से कहा। नहीं, तुम नहीं बन रहे रघु, हम खुश इसलिए नहीं हैं। उफ, हम कैसे समझाए तुमको? ये कहते हुए अक्षराज ने अपने बालों को जकड़ लिया। माफ कीजिए भैया, लगता है हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे और इतना कुछ सोच लिए थे, रघु ने अपनी गलती समझते हुए कहा। उसे पता नहीं क्या हो गया था, जैसे ही उसने सुना कि अक्षराज खुश है उसको लगा कि ये खुशी वैसी खुशी है और वो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं। वो अब रघु को देख भी नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों उसे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। उसका बच्चा, उसका और धृति का बच्चा। ये सोचने भर से अक्षराज की पूरी बॉडी गूज़बम्स से भर गई। उसकी आंखों के सामने धृति और एक छोटे से बच्चे की धुंधली तस्वीर घूम गई और ये देखते ही उसके होठों के कोने अपने आप मुड़ गए। पर अगले ही पल रघु की बात सुन वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकला। अब आप बताइए, काहे जाने दिए उसको? रघु ने फिर से अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए कहा। अक्षराज ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और वो सब रघु को बता दिया। वो समझ चुका था कि अगर उसने रघु को नहीं बताई ये बात तो पता नहीं रघु आगे क्या ही सोच ले। वही रघु ने जैसे ही अक्षराज के प्लान को सुना, उसकी आंखें चमक उठी और वो खुश होते हुए अक्षराज से बोला, भैया आपको पहले बताना था ना, हम बेकार का इतना गुस्सा कर दिए। अब हमको अपना ब्लड प्रेशर नपवाना होगा, आते हैं जरा डॉक्टर से मिलकर। ये कहते हुए रघु अपने चेहरे पर छोटी सी स्माइल रखे अक्षराज के केबिन से निकल गया। अक्षराज ने एक नज़र रघु को देखा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। डॉक्टर तृप्ति, उद्धरण चिन्ह, गुना गुना गुना। रात का वक्त, ठाकुर हवेली। अक्षराज ने धीरे से कमरे का गेट खोला और 2 बार अपनी पलकें झपकाई। कमरे में हर तरफ अंधेरा देख एक पल के लिए उसकी सांसें भारी हो गई। उसने धृति को आवाज लगाई, धृति, धृति क्या तुम यहाँ हो? अक्षराज को जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। पता नहीं क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। धृति ने कभी भी ऐसे कमरे की सारी लाइट्स ऑफ नहीं की थी। यहाँ तक कि उन्होंने जब पहली बार वो किया था तब भी कैंडल्स की रोशनी से उनका कमरा जगमगा रहा था। पर जैसे ही अभी वो लाइट का स्विच ऑन कर पाता, उसे अपने सीने पर किसी के हाथ फील हुए और अगले ही पल हवा में माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस की खुशबू पाते ही अक्षराज की सांसें अपने आप काबू में आ गई। उसने धीरे से उन हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, धृति। हाँ, धृति की आवाज अक्षराज के कानों में आई। वो महसूस कर सकता था कि धृति बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। ये इतना अंधेरा क्यों है? रुको, हम अभी लाइट ऑन करते हैं। अक्षराज ने धृति के हाथों को सहलाया और कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धृति अंधेरे में क्या कर रही होगी, पर तभी उसे फिर से धृति की आवाज आई, रहने दीजिए अक्ष। ऐसे ही, ये सुनते ही अक्षराज की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गईं और उसने कहा, पर क्यों? क्या आपको आपका थैंक यू चाहिए अक्ष? इस बार धृति की आवाज पहले की तरह नहीं थी। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी अदब थी। वो अपनी सबसे ज्यादा सेंसुअल वॉइस में ये कह रही थी,
ये सुनते ही अक्षराज की पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। उसे अपनी बॉडी में ऐसा फील हो रहा था कि ब्लड मैराथन कर रहे हैं। थैंक यू, अक्षराज ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। हाँ अक्ष, आपने सुबह कहा था ना कि आपको प्रैक्टिकल थैंक यू चाहिए। ये कहते हुए धृति उसे कहीं ले जाने लगी। अक्षराज सच में इस बारे में भूल चुका था, पर अब ये बात याद आते ही वो धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा था। अभी वो कुछ धृति से कह पाता कि उसे एहसास हुआ अब वो दरवाजे के पास नहीं बल्कि कमरे के बीचों बीच लगे अपने बेड के ऊपर बैठ चुका था। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में था, यहाँ तक कि बालकनी के पर्दे भी धृति ने पहले ही लगा दिए थे। वो इस अंधेरे में अपने सामने धृति को भी नहीं देख पा रहा था। फिर भी पता नहीं कैसे धृति ने उसे बिल्कुल ठीक जगह लाकर बिठाया था। धृति, अक्षराज ने फिर से आवाज लगाई जैसे ही उसे धृति खुद से दूर जाती हुई महसूस हुई। अगले ही पल उसे एक दफा फिर से धृति की सेंसुअल वॉइस सुनाई दी, हाँ। पूर्ण विराम। अक्षराज की पूरी बॉडी सिहर गई। उसे अब अपने पास चाहिए थी धृति। वो देख नहीं पा रहा था, वरना अभी धृति उसकी जगह होती और वो धृति के अंदर होता। धृति की सेंसुअल वॉइस सुन उसके हार्मोन्स ने बॉडी में डांस करना शुरू कर दिया था। और अब ये तभी रुकेंगे जब धृति उसके पास उसकी बाहों में आएगी। अभी अक्षराज यही सोच रहा था कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने एक झटके से अपनी नजरें नीची की। धृति के सॉफ्ट हाथ उसकी सबसे सेंसुअल जगह पर थे और अगले ही पल उस कमरे में पैंट की जिप खुलने की आवाज गूंज गई। जारी है।